ऑल कॉमरेड, सब कॉमरेड्स को लाल सलाम। और जैसा कि कॉमरेड ने बताया, मेरा नाम आदम पाल है और मैं इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी से बिलोंग करता हूँ। IMT जो आप वेबसाइट भी देख सकते हैं marxist.com, जो 40 से ज्यादा देशों के अंदर इस वक्त काम कर रही है और मार्क्सिज्म के आइडियाज को बिल्ड कर रही है और एक इंटरनेशनल लेनिन और ट्रॉट्स्की के आइडियाज के ऊपर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मार्क्सिस्ट की बिल्ड कर रही है वर्किंग क्लास के साथ उसके रिलेशन में। तो आज जैसे कि टॉपिक है ट्रॉट्स्की एक पर, और उसकी जो थ्योरी थी परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी है उसके ऊपर आज डिस्कशन है। मैं पूरी ट्राई करूंगा हिंदी के अंदर, इधर ज्यादा उर्दू चलती है, उसके शब्दों में हिंदी और उर्दू के शब्दों में थोड़ा अंतर होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी के अंदर अपना सारा एक्सप्लेन करूं परमानेंट रेवोल्यूशन को और ट्रॉट्स्की को। सबसे पहले मैं ट्रॉट्स्की के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। ट्रॉट्स्की की बहुत से जो देशों में या जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज हैं दुनिया में, चाहे चाइना में, इंडिया में, नेपाल या और देशों में, वहां पे ट्रॉट्स्की को एक गद्दार कहा जाता है, कहा जाता है जिसने रेवोल्यूशन के साथ धोखा किया, जो कि एक झूठ है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, एंड दैट इज अ कंप्लीट लाई। ट्रॉट्स्की वाज अ रेवोल्यूशनरी, एक बहुत महान क्रांतिकारी था। इसने लेनिन के साथ जो क्रांति थी 1917 की, उसमें एक लीडिंग रोल प्ले किया। और जो लेनिन के साथ अगर कोई दूसरा लीडर था रूसी क्रांति में जो लीड कर रहा था पूरे रेवोल्यूशन को, दैट वाज लियोन ट्रॉट्स्की। और सिर्फ रूसी क्रांति को लीड ही नहीं किया, बल्कि उसके बाद जो उसको बिल्ड करने में, और कम इंटरनेशनल जो थी, जो थर्ड इंटरनेशनल लेनिन ने बिल्ड की, उसमें ट्रॉट्स्की का एक लीडिंग रोल था और लेनिन और ट्रॉट्स्की के आइडियाज के ऊपर ही थर्ड इंटरनेशनल बिल्ड हुई। फिर उसके बाद जो जब रशिया में क्रांति आई 1917 में, और उसके बाद जो इंपीरियलिस्ट पावर्स ने अटैक किया सोवियत यूनियन के ऊपर, जिसमें पूरी दुनिया की अलाइड फोर्सेस थी और पूरी दुनिया के जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी, उन्होंने एक वॉर स्टार्ट कर दी। उसमें भी ट्रॉट्स्की ने एक लीडिंग रोल प्ले किया और एक वॉर कमिसार के तौर पर रेड आर्मी बिल्ड की पूरे रशिया में, सोवियत यूनियन में, और डिफेंड किया रशियन रेवोल्यूशन को, और दैट बहुत इमेंसली ट्रैवल किया पूरे सोवियत यूनियन में। और एक आपको अगर रशियन क्रांति के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें जारिस्ट आर्मी काफी ज्यादा हिट हुई थी और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज जारिस्ट आर्मी की थी, और रशियन आर्मी एक्चुअली जो है वो कोलैप्स कर गई थी। और फिर रेवोल्यूशन और उसके बाद के सारे प्रोसेस में तो उसने दोबारा एक, जब प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन रशिया में हुआ उसके बाद दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड आर्मी एस्टेब्लिश की ट्रॉट्स्की ने, जिसने डिफीट किया 21 कंट्रीज की, जो 21 देशों की जो आर्मीज थी जो अटैक कर रही थी सोवियत यूनियन। इसी तरह फिर दूसरे बहुत से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में ट्रॉट्स्की लीडिंग रोल प्ले करता रहा। अब उसमें जो ट्रॉट्स्की की लाइफ का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पीरियड है वो लेनिन की डेथ के बाद है। तो लेनिन की डेथ होगी सोवियत यूनियन में, तो उसके बाद वहां पर देखते हैं कि स्टालिन और ट्रॉट्स्की का जो है वो एक कंफ्लिक्ट बना सोवियत यूनियन के अंदर, और वहां पे स्टालिन का हम राइज देखते हैं और ट्रॉट्स्की को जो है वो पहले साइडलाइन किया गया वहां से, और फिर उसको पार्टी से निकाला गया, फिर उसको सोवियत यूनियन से ही एक्सपेल कर दिया गया, और वो फिर एग्जाइल के अंदर जो है दूसरे देशों के अंदर रहता रहा। टर्की में काफी देर रहा, फिर यूरोप में, और फिर अल्टीमेटली मैक्सिको के अंदर वो रहता रहा। वहां पे 1940 में 1940 में एक स्टालिन के एजेंट ने उसको असैसिनेट किया मैक्सिको के अंदर, और उसकी डेथ हो गई ट्रॉट्स्की की। अब वो जो सारा पीरियड है ट्रॉट्स्की की लाइफ का, वो स्टालिन के साथ उसकी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, और एक उसके ऊपर क्रिटिक है सोवियत यूनियन के ऊपर, जो स्टालिन की लीडरशिप के अंदर जो सारी पॉलिसीज बन रही थी उसके बाद।
उसमें हम समझते हैं कि मार्क्सिज्म के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और एक डेमोक्रेटिक जो मॉडल है कि उसके अंदर राइट होता है हर एक को अपना ओपिनियन रखने का, वो स्टालिन के अंडर नहीं था। और जो भी अपोजिशन लोग करते थे या जो लोग जिन्होंने रेवोल्यूशन को लीड किया था उनको या तो मरवा दिया जाता था या उनको एक्सपेल कर दिया जाता था, एक्साइल कर दिया जाता था। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि वो ट्रॉट्स्की की लाइफ का एक बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जिसमें उसने स्टालिनिज्म के साथ एक लड़ाई लड़ी। उसने स्टालिन का जो अथॉरिटेरियन था एटीट्यूड उसके वाले से लड़ाई लड़ी, और वो सारा पीरियड जो है लेनिन की डेथ से लेकर 1940 तक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पीरियड था जिसमें वो मार्क्सिज्म के आइडियाज को डिफेंड करता रहा, लेनिनिज्म को डिफेंड करता रहा, और जो इंपीरियलिस्ट पावर से लड़ता रहा। और जहाँ पे आप देखें कि अमेरिका में, यूरोप में जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उनके सामने हमेशा सोवियत यूनियन को डिफेंड करता रहा। और दूसरी तरफ फाशिस्ट फोर्सेस के ऊपर एक क्रिटिक रखता रहा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो सोवियत यूनियन की जो डीजनरेशन थी, सोवियत यूनियन के अंदर जो इश्यूज आ रहे थे, इसमें वो कह रहा था कि जो पॉलिसीज हैं स्टालिन की, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाएगा अगर स्टालिन की ये पॉलिसीज चलती रही। और उसने एक पुस्तक उसकी बड़ी फेमस है, रेवोल्यूशन बिट्रेड, इनकलाब से गद्दारी, जिसमें उसने बड़ी डिटेल से सारा लिखा है कि स्टालिनिस्ट पॉलिसीज से अल्टीमेटली सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स करेगा। और वो हम देखते हैं कि 91 में जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स है, दैट वाज एक्सप्लेन्ड, उसको प्रिडिक्ट किया था ट्रॉट्स्की ने अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो ये हम समझते हैं ट्रॉट्स्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और इवन रेवोल्यूशन से पहले ट्रॉट्स्की की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी और पीरियड था, और उसने अपने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, अपना रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले वो शुरू में RSDLP, जब वो यंग था 1890s के अंदर, RSDLP का मेंबर बना, उसमें एक्टिविटीज करता रहा। उसमें उसको साइबेरिया एग्जाइल भी किया गया, उसको जार की जेलों में भी रखा गया। फिर वो साइबेरिया से निकल के वो लंदन चला गया जहाँ लेनिन के साथ वो रहता था। और फिर वो जो स्प्लिट हुई लेनिन की प्लेखानोव से, और जो बोल्शेविक मेंशेविक की स्प्लिट हुई, उसमें भी ट्रॉट्स्की एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फिर जो 1905 का रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी रशिया में, दैट वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रांति है रशिया में, उसमें वो ट्रॉट्स्की फिर वापस आ गया था। और पेट्रोग्राड में जो सोवियत थी उसका एक चेयरमैन भी इलेक्ट हुआ, और वहां पे एक लीडिंग रोल प्ले किया 1905 की क्रांति में रशिया में। और वहीं पे फिर उसने अपनी जो थ्योरी थी परमानेंट रेवोल्यूशन की, वो डेवलप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसकी लेनिन के साथ डिबेट्स चलती रही, और लेनिन और ट्रॉट्स्की की आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस थी परमानेंट रेवोल्यूशन के इशू के ऊपर और बहुत से इश्यूज पे। वो एक उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, सेकेंड इंटरनेशनल में लेनिन भी था, ट्रॉट्स्की भी था, और बहुत से रेवोल्यूशनरीज थे, और दोनों ही सेकेंड इंटरनेशनल का हिस्सा थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो हम देखते हैं कि सेकेंड इंटरनेशनल का कोलैप्स होता है, और काउट्स्की बिट्रे करता है, जिसपे लेनिन की बड़ी फेमस बुक है, बगोड़ा काउट्स्की, रेनिगेड काउट्स्की के नाम से लेनिन की बुक है। तो वो काउट्स्की के बिट्रेल के बाद जो है सेकेंड इंटरनेशनल कोलैप्स कर गई, और लेनिन और ट्रॉट्स्की और रोजा लग्जमबर्ग, इन लोगों ने मिलकर एक नई इंटरनेशनल बनाने के लिए मीटिंग्स की। उसमें भी ट्रॉट्स्की और लेनिन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था। और इसी तरह जब 1917 में क्रांति, पहले फरवरी क्रांति स्टार्ट हुई, उसमें भी लेनिन और ट्रॉट्स्की उस वक्त रशिया में नहीं थे, लेकिन उस वक्त बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी। फिर दोनों वापस आए, और ट्रॉट्स्की और लेनिन फिर दोनों बोल्शेविक पार्टी के अंदर जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करते हुए, डिबेट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा, सेंट्रल कमेटी की डिबेट्स हैं उसमें, जो उनकी आपस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की डिबेट्स हैं, एडिटोरियल बोर्ड की डिबेट्स हैं, जिसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की अल्टीमेटली एक ही रिजल्ट पे पहुंचे। और उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, वो जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है या अक्टूबर क्रांति जिसको कहा जाता है, वो बेसिकली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, जिसमें कैपिटलिज्म को
ओवरथ्रो किया गया रशिया में लेनिन और ट्रॉट्स्की और बोल्शेविक पार्टी की लीडरशिप में। और दैट वाज अ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, और मार्क्सिज्म के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दैट वाज अ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा हिस्ट्री में हुआ आफ्टर पेरिस कम्यून के वर्किंग क्लास पावर के अंदर आई रशिया के अंदर। और पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक फर्स्ट टाइम एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी की हुई, और कैपिटलिस्ट ओवर ना सिर्फ किया गया बल्कि जो क्लास सोसाइटी थी, जो अमीर और गरीब की डिवाइड थी, उसको पहली दफा खत्म किया गया। और पूरे का पूरा जो एक प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट की गई, मार्केट इकोनॉमी को खत्म किया गया और उसकी जगह प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट की। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी रशिया के अंदर, जो अक्टूबर क्रांति के बाद हमें नजर आई। और हिस्ट्री में पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमें ऐसा नहीं नजर आता कि एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो नजर आई हो जब से प्रिमिटिव कम्युनिज्म से आगे इंसान आया है। उस हवाले से हमें नजर आता है कि रशियन रेवोल्यूशन वाज अ वाटरशेड मूवमेंट, इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसने चेंज कर दिया पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, पूरे वर्किंग क्लास की जो बैलेंस ऑफ पावर है, और जो मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया एट वर्ल्ड लेवल, एक इंटरनेशनल लेवल, और पूरा एक रेवोल्यूशंस का एक नया पीरियड जो है वो पूरी विश्व में स्टार्ट हुआ। उस हवाले से जो रशियन रेवोल्यूशन कैसे एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी, और कॉमरेड्स को पता है कि रशिया वाज अ बैकवर्ड कंट्री, रशिया वाज अ कोई एडवांस कंट्री नहीं था, और वहां पे कोई इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन एज कम्पेयर टू अगर जर्मनी देखा जाए या अमेरिका उस वक्त का देखा जाए या ब्रिटेन देखा जाए, तो रशिया वाज बहुत बैकवर्ड कंट्री था। रिलीजन की बहुत ज्यादा वहां पे एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च की बहुत ज्यादा अथॉरिटी थी, जार की उधर एक डोमिनेशन थी, और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के साथ एफिलिएटेड थी, और पिजेंट्री थी, कुलाक्स थे, और ऐसी ही एक सिचुएशन थी। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे वर्किंग क्लास भी थी, प्रोलेटेरिएट भी था, और एक बड़ी संख्या में प्रोलेटेरिएट या सरवारा वहाँ पे हमें नजर आता है रशिया में। उस पे डिबेट ट्रॉट्स्की की और लेनिन की उससे पहले चल रही थी, और स्पेशली जो 1905 की जो क्रांति थी रशिया में, उसमें जो ट्रॉट्स्की ने परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी डेवलप की, और उससे साथ साथ एक कंबाइंड एंड नॉन इवन डेवलपमेंट की थ्योरी डेवलप की। उसमें ट्रॉट्स्की ने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि रशिया जैसे बैकवर्ड कंट्री में अगर कोई रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो सकता है और यहाँ पे चेंज आ सकता है, तो वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के जरिए के थ्रू आ सकता है। और उसमें जो बाकी बहुत से लोग थे, जैसे मेंशेविक्स थे या दूसरे थे, वो कहते थे कि नहीं, यहाँ पे पहले बोर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आएगा, एक जैसे एडवांस कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, जर्मनी है, उसकी तरह एक बोर्जवा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन पहले रशिया में आएगा, जिसमें रशिया की जो बोर्जवाजी है, रशिया के जो कैपिटलिस्ट हैं, रशिया के जो पूंजीवाद है, जो पूंजीपति हैं, वो लीड करेंगे एक क्रांति को, और जिसमें डेमोक्रेसी आएगी, जिसमें रिलीजन जो है वो स्टेट से अलग होगा, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स होंगी, और एग्रीकल्चर की जगह पे हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ी नजर आएगी, और सरभारा की डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद एक लेटर स्टेज के ऊपर जाके सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट पार्टी थी, जो मेंशेविक्स थे, उनका ये पोजीशन थी। जबकि ट्रॉट्स्की की पोजीशन, जो उसने परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी डेवलप की, उसने कहा कि ऐसा नहीं है एक बैकवर्ड कंट्री में। तो फिर उसने जब बाद में इसको डेवलप किया, तो उसने सारी कॉलोनियल कंट्रीज और एक्स कॉलोनियल कंट्रीज और सेमी कॉलोनियल कंट्रीज, जैसे इंडिया एक कॉलोनी था उस वक्त ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, और आज एक एक्स कॉलोनियल एक बैकवर्ड कंट्री है, या नेपाल है, या पाकिस्तान है, या बांग्लादेश है, या इस तरह की अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसके ऊपर जो है वो ट्रॉट्स्की ने डेवलप किया कि जरूरी नहीं कि वहां पे भी एक बोर्जवा या डेमोक्रेटिक चेंज पहले आए, पहले जो है वो पूंजीपति
किसी क्रांति को लीड करें और वहां पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आए, पार्लियामेंट को डेवलप करें, या वहां पे दूसरी डेमोक्रेटिक बोलवा रिफॉर्म्स करें, और फिर एक लेटर स्टेज के ऊपर विद 50 इयर्स 100 इयर्स को सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आए। ट्रॉट्स्की ने इसको रिजेक्ट किया और उसने कहा कि रशिया जैसे बैकवर्ड कंट्री में भी प्रोलेटेरिएट के पास इतनी पावर है, सर्वहारा के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को लीड कर सकता है। और ये उसने थ्योरी डेवलप की। इस पे फिर लेनिन के साथ उसकी डिस्कशन हुई और लेनिन के साथ आर्गुमेंट्स हुए, जिसमें लेनिन ने कहा कि नहीं, प्रोलेटेरिएट और पीजेंट्री को, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, उनको साथ एक रेवोल्यूशन लीड होगा और यहाँ पे कंप्लीट चेंज आएगा। खैर ये डिबेट चलती रही 1905 से लेके 1917 तक। और जब फरवरी क्रांति आई रशिया में 1917 में 1917 में, तो उस वक्त जो लेनिन था वो फिर अल्टीमेटली ट्रॉट्स्की के साथ एग्रीमेंट में आया। और अप्रैल थीसिस, लेनिन की एक बड़ी फेमस एक आर्टिकल है छोटा सा, अप्रैल थीसिस, वो सब कॉमरेड्स को पढ़ना चाहिए, जिसमें उसने एग्री किया कि रशिया के अंदर जो क्रांति का करेक्टर होगा, जो क्रांति आएगी, वो एक सोशलिस्ट क्रांति होगी और जो सर्वहारा है, जो प्रोलेटेरिएट है, वो ही लीड करेगा इस क्रांति को। और उसने फिर जो जार गवर्नमेंट के फॉल के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जो क्रेंस्की की गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल स्टार्ट की लेनिन और ट्रॉट्स्की ने, और अल्टीमेटली बोल्शेविक्स ने वो विन किया अक्टूबर में और एक सोशलिस्ट क्रांति। तो उस तरह हम समझते हैं कि ये एक बेसिक पोस्टुलेट था परमानेंट रेवोल्यूशन का, जो ट्रॉट्स्की ने अल्टीमेटली डेवलप किया कि बैकवर्ड कंट्रीज में भी जो स्टेजेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। और रशियन रेवोल्यूशन उसकी एक एग्जांपल थी। रशियन रेवोल्यूशन उसका एक प्रूफ था कि एक बैकवर्ड कंट्री के अंदर भी जिस तरह लेनिन और ट्रॉट्स्की ने लीड किया और सर्वहारा ने लीड किया और एज अ क्लास उसको लीड किया, एक पूरा वर्ग, सर्वहारा वर्ग ने उसको लीड किया पूरा। तो जब वो अपने लिए एक वर्ग बन गया, तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई सोसाइटी की। और उसमें हमें कोई स्टेजेस नजर नहीं आती कि पहले कोई ऐसी स्टेज आई हो जिसमें पूंजीपतियों ने कोई रशिया के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आए हों, कोई पार्लियामेंट उधर बनाई हो, या वहां पे रिलीजियस फ्रीडम कोई आया हो, या वहां पे कोई ऐसी कोई स्टेज आई हो कि जर्मनी और ब्रिटेन या अमेरिका की तरह की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हो रशिया में, और लैंड रिफॉर्म्स हुई हों, और फिर जो है उसके बाद जाके रशिया में सोशलिज्म आया हो। ऐसा नहीं हुआ रशिया में, और एक रेवोल्यूशन ने ही वो सारा प्रोसेस किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि लेनिन की डेथ हुई और उसके बाद स्टालिन का राइज हुआ, बेसिकली दैट वाज यू से बिट्रेयल के वो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से पीछे हटना शुरू हो गया स्टालिन के अंडर लीडरशिप में सोवियत यूनियन। लेकिन उसमें हम समझते हैं कि स्टालिन जो सोवियत यूनियन की अचीवमेंट्स थी वो डेफिनेटली नो वन कैन मैच, और उसमें कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अगर उससे मुकाबला किया जाए या उसके साथ कंपैरिजन बनाया जाए सोवियत यूनियन का, तो प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज सुपीरियर। वो हमेशा सुपीरियर ही प्लान्ड इकोनॉमी होती है मार्केट इकोनॉमी से। वो प्रूव किया सोवियत यूनियन ने, जो मेडिसिन में डेवलपमेंट हुई, जो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई, जो एक बैकवर्ड कंट्रीज को एक दुनिया की एक सुपर पावर के सामने लाके खड़ा किया, जो स्पेस प्रोग्राम था सोवियत यूनियन का, नो कंट्री कैन मैच, दुनिया का कोई भी देश उसका compete नहीं कर सकता। और इसी तरह जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स और प्रोफेसर्स प्रोड्यूस किए सोवियत यूनियन, दैट वाज अ पीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जितना ग्रोथ रेट अचीव किया सोवियत इकोनॉमी ने, और फिर अल्टीमेटली जो फाशिज्म को डिफीट किया, नाजीज को, हिटलर को, वो सोवियत यूनियन ने किया। ये अचीवमेंट थी सोवियत यूनियन की, और दैट वाज ड्यू टू प्लान्ड इकोनॉमी। और वो बिल्कुल जो था वो एक वर्कर स्टेट थी। लेकिन ट्रॉट्स्की ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये वर्कर स्टेट है, बट इट इज अ डीफॉर्म्ड वर्कर स्टेट अंडर स्टालिन। कि उसने जो लेनिन के बहुत से और जो मार्क्सिज्म के बहुत से प्रिंसिपल्स थे उसको कंप्लीट नहीं किया, और उससे दूर चला गया स्टालिन। और स्टालिन की लीडरशिप के अंदर जो है वो गलत थ्योरीज जो है वो प्रमोट की जा रही, जिसमें एक थ्योरी थी सोशलिज्म इन वन कंट्री की,
और दूसरी जो कि नॉन मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, और दूसरी थी टू स्टेज थ्योरी। और आज भी हम देखते हैं कि नेपाल में, इंडिया में, बहुत सी जगहों के ऊपर जो टू स्टेज थ्योरी है वो कम्युनिस्ट पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा आज भी डोमिनेट करती है, जो कि अब समझते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी नहीं है। जैसे नेपाल में कहा जाता है कि नेपाल में अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की स्टेज नहीं आई, और अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, या इंडिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। पहले यहाँ पे बोर्जवा या एक कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ पे पूंजीपति क्रांति लेके आएंगे, इसलिए हमें पूंजीपतियों का सपोर्ट करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोशिश करनी चाहिए कि यूरोप और अमेरिका की तरह की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, जो एग्रीकल्चर है लैंड रिफॉर्म्स हो, जो रिलीजन का डोमिनेशन है वो खत्म हो, और वो सेकुलरिज्म आए, ये आए, वो आए। उसके बाद 100 इयर्स और 200 इयर्स फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए मेच्योर होगा नेपाल या इंडिया या कोई और बैकवर्ड कंट्री। तो ये स्टालिनिस्ट थ्योरी थी टू स्टेजिज्म की, विच इज अगेंस्ट मार्क्सिज्म, विच इज अगेंस्ट लेनिनिज्म। और जो ट्रॉट्स्की की परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी थी, जिसके ऊपर लेनिन और ट्रॉट्स्की ने मिलकर लीड किया था रशियन रेवोल्यूशन को, ये उसके अगेंस्ट थी। और ये बेसिकली स्टालिनिस्ट डीजनरेशन थी सोवियत यूनियन की और मार्क्सिज्म की, जिसके अंदर ये टू स्टेज थ्योरी डेवलप हुई कि अब रेवोल्यूशन, पहले रेवोल्यूशन होगा कि अभी बहुत से देश हैं दुनिया में जो अभी डेमोक्रेटिक स्टेज के ऊपर हैं, और अभी वहां पे एक डेमोक्रेटिक क्रांति या एक कैपिटलिस्ट पूंजीवाद क्रांति की अभी जरूरत है। और उसके बाद कहीं जाके 100 साल बाद, 200 साल बाद जाके सोशलिस्ट क्रांति आएगी। दो स्टेजेस के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया, जो कि रशियन रेवोल्यूशन और ये सारा उसके प्रूव करता था कि ऐसा नहीं है। और उसकी बेस पे बहुत से जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो सोवियत यूनियन के अंदर जो स्टालिनिस्ट लीडरशिप थी उसकी गलत पॉलिसीज की वजह से, और ये टू स्टेज थ्योरी की जो एक बिट्रेल था मार्क्सिज्म से, उसकी वजह से बहुत से रेवोल्यूशंस जो थे वो कंप्लीट नहीं हो सके। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट्स थी 1920s में, 1930s में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ। और सबसे बड़ी जो क्रांति हमें नजर आती है उस पीरियड में, वो चाइना में थी 1925 से 1927। चाइना एक बैकवर्ड कंट्री था और मोस्टली उसमें एग्रीकल्चरल जो थी वो मेजॉरिटी थी, लेकिन डेफिनेटली वहां पे एक वो प्रोलेटेरिएट भी डेवलप हुआ था उस सारे पीरियड के अंदर। वहां पे एक सोशलिस्ट क्रांति की अपॉर्चुनिटी थी 1925 से 1927 में, लेकिन वहां पे जो स्टालिनिस्ट लीडरशिप थी, जो कॉमिंटर्न पे डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो पूंजीपतियों के साथ और उनकी पार्टी के साथ जो है वो मिलके क्रांति करनी चाहिए। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसको कॉमिंटांग की, चियांग काई शेक जो कि लीडर था पूंजीपतियों का, उनकी क्लास का, उनके पूरे वर्ग का, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो जब वो चियांग काई शेक पावर में आया तो उसने मर्डर करवाया, असैसिनेशंस करवाई कम्युनिस्ट पार्टी की, और हजारों लाखों में जो थे कम्युनिस्ट थे उनको कत्ल करवाया चाइना में। और अल्टीमेटली जो चाइनीज रेवोल्यूशन था वो खून में नहाया उस सारे प्रोसेस में। अल्टीमेटली फिर चाइनीज रेवोल्यूशन डिले हुआ, और 1949 में हम देखते हैं कि जो चाइनीज रेवोल्यूशन था, दैट वाज आल्सो अल्टीमेटली माओ वाज फोर्स्ड टू गो फॉर द सोशलिस्ट मेयर्स, और उसने फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही चाइना में हुआ। और फिर वो भी हम देखते हैं कि स्टालिनिस्ट ब्यूरोक्रेसी की तरह, जिस तरह सोवियत यूनियन में एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था जिसमें लेनिन ने जिस तरह कहा था कि सोशलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टालिन ने वो भी सोवियत यूनियन के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए, और एक अथॉरिटेरियन वहां पे जो थी वो रूल बनाया, जिसकी वजह से जो वर्कर्स वहां पे स्टेट थी, जो एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, वो जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, और अल्टीमेटली वो कोलैप्स हुई। और चाइना ने भी वही स्टालिनिस्ट मॉडल फॉलो किया, रादर देन कि वो लेनिन का मॉडल और ट्रॉट्स्की का मॉडल फॉलो करते। इसी तरह नेपाल में और इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सी मूवमेंट्स जो थी वो बनती गई, जब वो अपनी फंडामेंटली खासतौर पर इंडिया में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट थी, वर्किंग क्लास की मूवमेंट थी, रेवोल्यूशनरी इंसरेक्शंस थी, इवन आर्मी में, नेवी में बहुत बड़ी जो थी वो क्रांति की एक मूवमेंट बन रही थी। वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस वक्त और जो स्टालिनिस्ट लीडरशिप थी वो
ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस बना रही थी और कॉमिनटर्न को जो इंटरनेशनल थी वो डिसॉल्व कर दी। तो उसकी वजह से जो था वो यहाँ पे इंडिया में मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकी और पार्टीशन करने में कामयाब हुए जो थे वो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, और डिवाइड किया उसको रिलीजियस बेसिस पे, इंडिया पाकिस्तान और ये सारी जो एक पीपल वर किल्ड। तो ये सारा एक प्रोसेस आप समझ के उसमें बहुत बड़ा बिट्रेयल था। तो परमानेंट रेवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें पहली बात तो जो पहला उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो कॉलोनियल सेमी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, उसमें भी एक सोशलिस्ट क्रांति के जरिए ही प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। उसमें डेफिनेटली उसमें हम ये नहीं कहते कभी भी कि जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहां पे की जरूरत नहीं है, वहां पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल वहां पे है, लेकिन वो कैसे होगी, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगी, वो सर्वहारा की लीडरशिप में ही ये सारा कुछ होगा। और वो ही जो है वो सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जब करेगा तो वो एक प्रोसेस ओपन करेगा जिसमें लैंड रिफॉर्म्स होंगी, जिसमें जो मार्केट इकोनॉमी जब एंड होगी और पूंजीपति का जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म होगी, पूंजी की डिक्टेटरशिप का एंड होगा। तो अल्टीमेटली जो है वो एक सोशलिस्ट प्लान इकोनॉमी के अंडर ही तमाम जो डेमोक्रेटिक और बोर्जुआ जो स्टेप्स होने थे, मेजर्स होने थे, वो सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होंगे और वो एक प्रोसेस ओपन होगा। और यहाँ से फिर परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी का एक सेकंड पॉइंट शुरू होता है, जो कि कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट किसी भी एक कंट्री से होगा, लेकिन वो कंप्लीट उस वक्त तक नहीं हो सकता जबकि वो एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन ना बन जाए। और उसमें हमें नजर आता है कि स्टालिन की एक और जो सेकंड एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, जो बिट्रेयल था मार्क्सिज्म का, वो था सोशलिज्म इन वन कंट्री। जब आप देखें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप पढ़ते हैं तो उसमें मार्क्स स्लोगन लगाता है, उसमें नारा देता है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। और उसके बाद मार्क्स खुद एक फर्स्ट इंटरनेशनल के अंदर एक लीडिंग रोल प्ले करता है और एक इंटरनेशनल वर्किंग एसोसिएशन बनाता है, और उसके बाद फिर एंगल्स एक सेकंड इंटरनेशनल बनाते हैं, और लेनिन फिर रशिया में क्रांति के बाद थर्ड इंटरनेशनल और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिसको कहते हैं उसकी वो फाउंडेशंस उसकी बनती हैं और उसको डेवलप करता है कि पूरी जो विश्व है, पूरी वर्ल्ड के जो वर्किंग क्लास है उसको यूनाइट किया जाए अंडर वन मैनर, और पार्टीज बिल्ड की जाए, और जो अल्टीमेटली एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को लेके जाएं। क्योंकि इस प्लेनेट अर्थ पे हम देखते हैं कि दो अगर सिस्टम्स हैं, एक तरफ कैपिटलिज्म है और एक तरफ प्लान्ड इकोनॉमी है या सोशलिज्म है, तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त तक रहेगा जब तक दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर देते। तो उसमें परमानेंट रेवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो कहती है कि अल्टीमेटली भी हमें एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और एक कंट्री का जो रेवोल्यूशन है दैट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट अ रेवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज। और यही बात लेनिन भी उससे एग्रीमेंट में था और लेनिन भी इसी को लीड करता था। और इसीलिए जब उन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, क्रांति आई, तो उसका नाम उन्होंने यूएसएसआर रख दिया, जिसमें रशिया का नाम खत्म करके एक सोवियत यूनियन बनाई। और अल्टीमेटली उनका कहना था कि पूरी दुनिया एक दिन सोवियत यूनियन, ऑल ऑफ द ओवर द वर्ल्ड जो है वो सोवियत यूनियन बन जाएगी और एक प्लान्ड इकोनॉमी होगी पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं कि स्टालिन ने जो है वो इसको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट किया और बिट्रे किया इस मार्क्सिस्ट आइडिया को, जो वर्किंग क्लास की वर्ल्ड यूनिटी है। उसमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को पहले काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट करता गया और फिर अल्टीमेटली डिसॉल्व किया, और अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस और वो सारी उस तरफ बिल्ड किया उसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हर कंट्री का, हर देश का जो सोशलिज्म है उसने कहा कि डिफरेंट होगा। रशिया का सोशलिज्म अलग है, चाइना का अलग है, या ईस्ट जर्मनी का अलग है, पोलैंड का अलग है। दैट वाज अ बिट्रेयल ऑफ मार्क्सिज्म। क्योंकि जैसे अगर लेनिन के मॉडल को या मार्क्स के मॉडल को ही फॉलो किया जाए, उसकी थ्योरीज को फॉलो किया जाए, तो अगर चाइना में क्रांति आती है तो चाइना और रशिया का जो सोवियत यूनियन है दैट शुड बी वन कंट्री, वन प्लान्ड इकोनॉमी, और रशिया और चाइना और ये पूरा रीजन है उसकी एक प्लान्ड इकोनॉमी होगी और एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी, और दैट इज कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी। और इसमें फिर और देशों में जब कैपिटलिज्म
के खिलाफ वर्किंग क्लास विन करता जाएगा तो वो एक प्लान इकोनॉमी में आते जाएंगे और अल्टीमेटली दैट विल बी अ वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। अब उसमें परमानेंट रेवोल्यूशन में ट्रॉट्स्की ने एक्सप्लेन किया सारा इसको कि स्टालिन की ये जो सोशलिज्म इन वन कंट्री की और ये नेशनलिज्म बेसिकली एक नेशनल रीजनरेशन है मार्क्सिज्म की, जो इफ मार्क्सिज्म इंटरनेशनलिज्म की बात करता है, वर्ल्ड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट की बात करता है, जबकि जो स्टालिनिज्म की जो सोशलिज्म इन वन कंट्री की जो पॉलिसी है वो अलग अलग कर देती है देशों के वर्किंग क्लास को। तो जब हम उसको एक वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आज जो मोबाइल है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो किसी एक देश में नहीं बना, वो चाइना में उसके पार्ट्स बने हैं, ताइवान में बने हैं, उसकी डिजाइनिंग कैलिफोर्निया में हुई है या यूरोप में कहीं पे उसकी हुई है, पैकिंग उसकी कहीं और हुई है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेबर मौजूद है, जो मल्टीनेशनल्स हैं वो एक से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रही हैं, और जो फाइनेंस कैपिटल है, इंपीरियलिस्ट पावर, एक डोमिनेशन है इस सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज की, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो उसके खिलाफ जो स्ट्रगल है, जो उसके खिलाफ जो एक संघर्ष हमने करना है, वो भी किसी एक देश के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक यूनिटी ऑफ द वर्किंग क्लास चाहिए, और उसीलिए हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन की जब स्ट्रगल थी मार्केट इकोनॉमी से, कैपिटलिज्म से, अमेरिकन इंपीरियलिज्म से, ब्रिटिश से, फ्रांस से, तो वो बेसिकली प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी की स्ट्रगल थी, और उसको डिफीट उसी वक्त किया जा सकता था कि अगर यूरोप के अंदर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता। और उसमें हम देखते हैं कि लेनिन और ट्रॉट्स्की ने बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रगल थी कि जर्मनी के अंदर उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, अगर आप देखें 1918 में, 1921 में, और वर्किंग क्लास ने उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज थी जर्मनी में। और लेनिन और ट्रॉट्स्की का ख्याल था कि अगर जर्मनी में रेवोल्यूशन आ गया, जो कि यूरोप का एडवांस और वर्ल्ड का एक एडवांस कंट्री था, तो दैट विल स्प्रेड लाइक पूरे यूरोप में सोशलिज्म फैल जाएगा, और वहां से जो रशिया का एक बैकवर्ड कंट्री का सोशलिज्म है उसको सपोर्ट मिलेगा, और वो अल्टीमेटली एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में जाएगा, एंड देन वी विल ओवरथ्रो कैपिटलिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये बेसिक आइडिया था जो कॉमेंटन की उनकी डिस्कशंस में नजर आता है, उनकी सेंट्रल कमेटी की बहुत सी स्पीचेस में लेनिन और ट्रॉट्स्की की ये नजर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब स्टालिन पावर में आता है आफ्टर लेनिन्स डेथ, और ट्रॉट्स्की जब ये बातें करता है, तो फिर ये चीजें जो हैं वो हम देखते हैं कि पीछे चली जाती हैं, और सोशलिज्म इन वन कंट्री, जर्मनी में रेवोल्यूशन को अल्टीमेटली डिफीट होती है, चाइनीज रेवोल्यूशन को डिफीट होती है, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है वो आइसोलेट हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये आइडिया प्रमोट होना शुरू हो जाता है कि नहीं, हमें सोशलिज्म जो है वो सिर्फ सोवियत यूनियन में बिल्ड करना है। दैट वाज नॉट मार्क्सिज्म। और जब ट्रॉट्स्की इसके अगेंस्ट पोजीशन रखता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, सोवियत यूनियन से निकाल दिया जाता है, और फिर वो उसके खिलाफ एक केसेस जो है, झूठे केस बनाए जाते हैं, और सारा एक प्रोसेस विच हंटिंग स्टार्ट होती है। उसमें आज सारी मैं समझता हूँ कि जो डिस्कशन करने की जरूरत है थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन को, ट्रॉट्स्की के आइडियाज को, वो आज की रेवोल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आज हमने कोई रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, रेवोल्यूशनरी पार्टी बिल्ड करनी है, तो आज की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ज्यादा इंटीग्रेटेड है। अगर आज से 100 साल पहले 1917 की बात की जाए, तो आज वर्ल्ड इकोनॉमी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। आज जो बैंक्स हैं वो वर्ल्ड बैंक है, आज IMF है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके पास ज्यादा डोमिनेशन है, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा एकमुलेट हो चुका है, और वो एक जो डोमिनेशन है इवन स्टेट्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, हम समझते हैं कि वो कोई इटर्नल कंसेप्ट नहीं है कि हमेशा से नेशन स्टेट थी और हमेशा रहेगी। स्टेट्स भी एक दौर में नहीं थी, बोर्जवा स्टेट डेवलप्ड इन अ पीरियड। उससे पहले इंडिया में इधर राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, या एक स्टेट थी उसमें राजे थे। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश जहाँ पे आए तो वहां पे बोर्जवा स्टेट और कैपिटलिज्म बेसिकली इंडिया के अंदर और उस पूरे रीजन के अंदर कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें नजर आती है। तो आज भी हम समझते हैं कि ये स्टेट्स को इटर्नल नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। अभी हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि बहुत सी स्टेट्स बनी, खत्म हुई,
आज इराक का क्राइसिस है, सीरिया का क्राइसिस है और बहुत से क्राइसिस है। अल्टीमेटली आप अमेरिका के अंदर देखें, इतनी बड़ी मूवमेंट है, कनाडा में, यूरोप में मूवमेंट्स हैं, तो स्टेट बोर्जुआ स्टेट को लोग चैलेंज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये जो एक पूंजीवाद का जो सिस्टम है, उसके तहत जो स्टेट का जो राष्ट्र ये सारा सिस्टम बना हुआ है, ये कोलैप्स कर सकता है और उसमें नई फॉर्मेशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। और अल्टीमेटली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं, तो मार्क्स ने जब बात की थी कि क्लासलेस सोसाइटी की स्ट्रगल है, कि हमारी जो स्ट्रगल है वो एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें रिच और पुअर की, अमीर और गरीब की जो डिवाइड है वो खत्म हो जाए। और उसमें इसी तरह उसने कहा था कि उसमें स्टेट्स खत्म हो जाएंगी और एक पूरी दुनिया जो है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक वन फैमिली अंडर वन स्काई रहेगा। और इसमें जो डिवीजन्स हैं, आर्टिफिशियल डिवीजन्स हैं, रिलीजन की बेस पे, नेशनलिटीज की बेस पे, लैंग्वेजेस की बेस पे, वो जो है वो बेसिकली मार्केट्स को डिवाइड किया पूंजीपतियों ने एक पीरियड के अंदर, यूरोप के अंदर भी और फिर लेटर ऑन पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हुआ। तो सोशलिज्म जो है वो इसके क्लास सिस्टम के और स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वो एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात करते हैं और यही परमानेंट रेवोल्यूशन की बात। अब उसमें परमानेंट रेवोल्यूशन में कभी भी ये नहीं कहा कि एक ही वक्त में सारे देशों में क्रांति स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली हम को डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक मंडे 9 AM सारे देशों में क्रांति स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ट्रॉट्स्की ने कहा था कि एक देश से स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली डेवलप होगा ये प्रोसेस और डायलेक्टिकल प्रोसेस के तौर पर ये आगे बढ़ेगा और सारे देशों को अपने साथ जोड़ते हुए ये एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्टालिनिज्म जब आया और उसने डिस्टॉर्ट किया इस सारे मॉडल को और इंटरनेशनलिज्म को डिस्टॉर्ट किया, तो उसमें हमें नजर आता है कि फिर ये प्रोसेस रीजनरेशन में गया और अल्टीमेटली जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। उसको एक्सप्लेन बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट करते हैं, लेकिन जो ट्रॉट्स्की की एक्सप्लेनेशन है और जो लेनिन की एक्सप्लेनेशन है, उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगर ये मार्क्सिज्म से पीछे हटेंगे, दूर जाएंगे, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म से पीछे हटेंगे और बेसिक जो थ्योरीज हैं मार्क्सिज्म की उससे पीछे हटेंगे, तो अल्टीमेटली सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अगर ट्रॉट्स्की की आप राइटिंग्स पढ़ें जो रेवोल्यूशन बिट्रेड में उसने लिखा है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, क्लियरली उसमें मेंशन किया है कि सोवियत यूनियन के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गई है। उसको डेफिनेटली हम कोई रूलिंग क्लास नहीं कह सकते क्योंकि एक वर्कर स्टेट है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी एक ऐसे मर्ज हुई सोवियत यूनियन के अंदर कि वो वर्कर्स के अंदर से ही डेवलप हुई, लेकिन उन्होंने कंट्रोल ऐसा कर लिया। और वो स्टालिन एक कोई इंडिविजुअल फिनोमेना ऐसा नहीं था कि इस इंडिविजुअल की वजह से ये हुआ। अल्टीमेटली वो ऑल ओवर द सोवियत यूनियन जब वो आइसोलेशन हो गई, तो एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक लेयर पूरे सोवियत यूनियन में डेवलप हुई जिन्होंने कंट्रोल कर लिया। डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो छीन लिए लोगों से और कोई वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं स्टालिन के खिलाफ या जो भी ब्यूरोक्रेसी थी उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता था। कोई वहां पे हमें अपोजिशन नजर नहीं आती पॉलिटिकल वहां पे जिसको अलाउ किया जाता, चाहे ट्रॉट्स्की था या कोई भी और था, और उसको क्रश कर दिया जाता था, ब्रूटली क्रश कर दिया जाता था सोवियत यूनियन में। इसी तरह इस वजह से जो वर्कर्स थे उनके पास वो डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसमें बहुत से इश्यूज आ रहे थे। वो जो कलेक्टिवाइजेशन इन्होंने की एग्रीकल्चरल लैंड्स की यूक्रेन में और बहुत सी जगह में, उसमें इश्यूज आए और बहुत से ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से जो प्लान्ड इकोनॉमी थी वो अपना पर्पस अचीव नहीं कर सकी। और फिर अल्टीमेटली जो एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का आइडिया था वो स्टालिन ने ड्रॉप कर दिया। स्टालिन के इंटरव्यूज हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की कोई हमें जरूरत नहीं है या हम नहीं उसकी ट्राई कर रहे। और अल्टीमेटली जो कॉमनटन खत्म कर दी, फिर चाइना के साथ जो माओ के साथ उसके एक रिलेशनशिप्स हमें नजर आते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमें नजर आता है कि बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी कॉलोनियल और सेमी कॉलोनियल कंट्रीज में जिसको स्टालिनिस्ट लीडरशिप ने
अपने जो आइडियाज थे, जो टू स्टेजिज्म के आइडियाज थे, या जो अपना एक बैलेंस ऑफ पावर था अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ, उसकी वजह से उन रेवोल्यूशंस को अल्टीमेटली जो है वो डिस्ट्रॉय किया। उसमें अफगानिस्तान का रेवोल्यूशन है 1978 का, ईरान में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट 1970s में। इसमें हमें और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ पे इजिप्ट के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी। पाकिस्तान में 1968-69 में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी जो कि अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हुई और ब्लडशेड हुआ, बांग्लादेश बना 1971 में, हम देखते हैं। तो वो सारी जो मूवमेंट्स थी वो एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा सकती थी, और जो कम्युनिस्ट, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टीज ये बिलीव करती थी चूंकि ईरान एक बैकवर्ड कंट्री है, या अफगानिस्तान या पाकिस्तान एक 1968-69 में वो कहते थे कि एक बैकवर्ड कंट्री है, जिसमें ईस्ट बांग्लादेश भी शामिल था उस वक्त पाकिस्तान में, यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पे अभी हमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए, हमें पूंजीपतियों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें पूंजीवाद को स्ट्रेंथन करना चाहिए अल्टीमेटली, और हमें ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि पूंजीपतियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वर्किंग क्लास है उनकी पार्टियों को, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनको अल्टीमेटली स्ट्रेंथन करना है पूंजीवाद को। और ये हमें फ्रांस में नजर आया। फ्रांस में 1968 की अगर आप मूवमेंट देखें तो दैट वाज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। फ्रांस में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया जा सकता था 1968 में, सच अ स्ट्रांग मूवमेंट, और जनरल स्ट्राइक थी पूरे फ्रांस में, और अल्टीमेट, और उसको कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रही थी। लेकिन फ्रांस जैसे एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और ट्रेड यूनियन लीडरशिप थी, अल्टीमेटली उन्होंने एक बोर्जवा या एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवाद सिस्टम को सपोर्ट किया और सोशलिस्ट क्रांति से पीछे है, जो कि एक बहुत बड़ा बिट्रेल है हम समझते हैं वर्किंग क्लास से भी और एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन से भी। और उसमें हम देखते हैं कि स्टालिनिस्ट आइडियाज थे। तो इसलिए आज की अगर बात की जाए, आज जो है पूरे विश्व में हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं दोबारा। उसमें कोरोना है, उसमें एक वर्ल्ड इकोनॉमी का क्राइसिस है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत स्पीड से जो है वो कोलैप्स कर रही है। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो तो 4 करोड़ से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हुए हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर अमेरिका के अंदर, जो कि रिकॉर्ड है। हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 महीने में 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए हैं अमेरिका में। इसी तरह ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक सीरियस क्राइसिस में है, और चाइनीज इकोनॉमी बेसिकली डिपेंड करती है अपनी एक्सपोर्ट्स जो वो करती है अमेरिका को, यूरोप को। और जब वो लॉकडाउन में है, वहां पे डिमांड नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो चाइना कहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा? चाइना की इंडस्ट्री बंद है। चाइना में एक सीरियस इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रहा है सारे कंट्रीज का, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे चाइना का है, चाहे ब्रिटेन और यूरोप के किसी भी एडवांस कंट्री का। नेगेटिव ग्रोथ रेट्स हैं जापान का, जर्मनी का, एडवांस कंट्रीज का। और उसमें जो कैपिटलिज्म है वो एक सीरियस क्राइसिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें फिर आप देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। सिर्फ पिछला साल देख लें 2019, जिसमें हमें मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स नजर आई हैं। लैटिन अमेरिका में मूवमेंट्स थी, ये लेबनान में, इराक में, ईरान में मूवमेंट्स थी। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट थे, स्ट्राइक्स थी। यूरोप में मूवमेंट्स थी, फ्रांस में येलो वेस्ट की मूवमेंट थी, या स्पेन में मूवमेंट थी। अब 2020 में आप देखें कि वो एक एडवांस लेवल पे चली गई है, जिसमें जितना बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया है, तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का एक रिसर्जेंस आपको नजर। इंडिया में बहुत बड़ी मूवमेंट थी ये सिटीजनशिप एक्ट के अगेंस्ट, कश्मीर में बहुत बड़ी मूवमेंट थी, और दूसरी जगहों पे हांगकांग की बहुत बड़ी मूवमेंट थी। चाइना के जो, चाइना एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, इस पे जितनी मर्जी आप डिबेट कर लें, डिस्कशन कर लें, और वो क्रश कर रहे थे हांगकांग की मूवमेंट को, और वहां पे बहुत बड़ा रिप्रेशन था हांगकांग में, और एक 30 लाख लोग जो थे वो हांगकांग में सड़कों के ऊपर निकल आए। तो उसमें अब दोबारा एक रिसर्जेंस है। हांगकांग अब लॉकडाउन है, कोरोना है, डेथ्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी मूवमेंट हांगकांग में दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट दोबारा बन गई है, और उसके साथ साथ जो स्ट्राइक्स हैं वो स्टार्ट हो गई। कनाडा में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, लेबनान में मूवमेंट है, और ईरान में स्ट्राइक्स बढ़ती चली जा रही है।
तो ये सारा एक प्रोसेस है, दोबारा एक रिसर्जेंस है सोशलिस्ट आइडियाज की, सोशलिस्ट। आप ये देखें जो बर्नी सैंडर्स का राइज था अमेरिका में या जेरेमी कॉर्बिन का ब्रिटेन में, सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ एक लोगों का दोबारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स डेवलप हो रही, वर्किंग क्लास का, स्टूडेंट्स का, यूथ का इंटरेस्ट जो है सोशलिज्म में और कम्युनिस्ट आइडियाज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। उसमें दोबारा हम समझते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस अगर नहीं होती हैं, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी स्टूडेंट मूवमेंट आप देखें पीछे थी और दूसरी मूवमेंट्स थी, तो अगर उसमें आइडियोलॉजिकल करेक्ट आइडियाज नहीं है, जिस तरह रशिया में थे, डिफरेंस क्या था, चाइना के अंदर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुल 1925 1927 में नहीं हो सका, लेटर ऑन माओ ने फिर उसको किया। स्पेन में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आ सका 1931 टू 1936, बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी स्पेन में, जर्मनी में थी, और उसकी वजह थी कि बॉल्शविक पार्टी थी रशिया में, और लेनिन और ट्रॉट्स्की की लीडरशिप थी, और करेक्ट आइडियाज थे, इस पर डिबेट्स थी बहुत ज्यादा, और वो अल्टीमेटली परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी थी जिस पे बेस किया सोशलिस्ट क्रांति ने। और फिर जाहिर है सोवियत यूनियन के बाद पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर चाइना ने उसको फॉलो किया, फिर नॉर्थ कोरिया में और क्यूबा में, और वो सारा एक मॉडल जो था वो फिर फॉलो होता रहा। लेकिन अल्टीमेटली जो स्टार्ट था वो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि एक बैकवर्ड कंट्री में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ, और आज भी नेपाल जैसे बैकवर्ड कंट्री में, इंडिया जैसे बैकवर्ड, या पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कैपिटलिज्म अमेरिका में, यूरोप में क्राइसिस में है, वो वहां पे 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये बढ़ेगा अमेरिका में, अभी और लोग भी अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार होंगे अमेरिका में, यूरोप में। अल्टीमेटली अगर वहां पे या इवन स्वीडन के अंदर क्राइसिस में है कैपिटलिज्म, तो वो बैकवर्ड कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? अल्टीमेटली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अगर कोई डेमोक्रेटिक राइट्स मिल सकते हैं, अगर कोई नेशनल अप्रेशन खत्म हो सकता है, नेशनल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अगर क्लास क्वेश्चन को एड्रेस किए बगैर नेशनल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इसी तरह जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे इश्यूज हैं उससे कुछ भी सॉल्व होने वाला, बॉर्डर इश्यूज हैं, इंडिया के सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाइना का, और जो सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो अल्टीमेटली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही सॉल्व कर सकता है। और उसके लिए हम समझते हैं कि करेक्ट आइडियाज के ऊपर ट्रॉट्स्की के आइडियाज का एक रिवाइवल और एक डिस्कशन जरूरी है। और स्टालिनिज्म का जो बिट्रेयल है, जो स्टालिनिस्ट आइडियोलॉजिकल जो एक ब्लंडर्स हैं, जो मार्क्सिज्म नहीं है, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर और आप ये देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टीज क्राइसिस में गई है, इंडिया के अंदर उनकी बहुत बड़ा उनको डिफीट हुई, इलेक्टोरल डिफीट है, इवन रीजन वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में डिफीट हुई है, और बहुत सी जगह के ऊपर हुई है। नेपाल में डेफिनेटली उसको सपोर्ट मिली है मैसेज से, लेकिन अल्टीमेटली वी थिंक कि इसी तरह बहुत सी जगहों के ऊपर पाकिस्तान में एक लेफ्ट के हवाले से हमें रिसर्जेंस नजर आती है, स्टूडेंट्स के अंदर पॉपुलैरिटी है, और जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोलैप्स हो रही है, उसकी जो सपोर्ट है, मैस सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें हम देखते हैं कि अल्टीमेटली एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ही पाकिस्तान के अंदर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, या और बैकवर्ड जो सेमी कॉलोनियल, एक्स कॉलोनियल कंट्रीज हैं उसमें, इवन चाइना के अंदर एक कैपिटलिज्म के रिवाइवल के बाद, और वो सारा जो फाइनेंस कैपिटल है उसकी डोमिनेशन के बाद, चाइना में एक दूसरे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा। और वहां पे ये जो जैक मा और दूसरी जो सारी कैपिटलिस्ट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है चाइना की, उसके अगेंस्ट जो हांगकांग में मूवमेंट चल रही है, जो स्ट्राइक्स हैं वर्कर्स की ऑल ओवर द चाइना, उसको साथ जोड़ते हुए चाइना में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें हम समझते हैं कि ट्रॉट्स्की के आइडियाज और परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी आज जो है वो पूरी वर्ल्ड रेवोल्यूशन के लिए हम समझते हैं कि एक बेसिक मॉडल है, एक बेसिक नीड है। और उसी के ऊपर चलते हुए ही अगर कोई रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की जाती है, अगर कोई केडर बिल्ड किए जाते हैं, अगर कोई बोल्शेविक पार्टी के मॉडल के ऊपर जिस तरह लेनिन ने बिल्ड की थी ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह बिल्ड की जाती है और उसकी करेक्ट आइडियाज होते हैं, तो अल्टीमेटली उसी तरह एक रशिया जैसे बैकवर्ड कंट्री था, आज बैकवर्ड कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, एक्स कॉलोनियल कंट्रीज में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया जा सकता है। और जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डेथ्स हैं, जो सुइसाइड्स हैं, फार्मर्स की, जो वर्कर्स की इश्यूज हैं, वो एक प्लान इकोनॉमी
के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं और मार्केट इकोनॉमी को एंड करके सारा कुछ किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम समीर सिंह है, मैं ये प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि अब आपने ट्रस्की के बारे में बहुत बातें बताई, लेकिन अब हम जैसे हमारा एक दार्शनिक आधार होता है, वो डायलेक्टिकल मेटेरिज्म के आधार में हम किसी भी चीज को एक समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डायलेक्टिक मेटेरिज्म हमें एक बात बताता है कि किसी देश का वस्तुगत परिस्थिति क्या है, उसी के आधार में हमें एक जो एक हमको एक सामाजिक चेतना का विकास होता है, उसी के कॉन्ट्रडिक्शन के आधार में, उसी के द्वंद्वात्मक संबंध के आधार में एक जो चीज होता है वो परिवर्तन होता जाता है। जैसे अब आपने रशियन मॉडल, चाइना मॉडल तो सेम नहीं था। रशिया में एक प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलप हो चुका था, जबकि चाइना एक कृषि क्रांति के दौर से गुजर रहा था। वहाँ किसान रिफॉर्म की बात हो रही थी, वहाँ पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हुआ था। इस कारण अब जैसे अब अलग अलग देश है, जैसे अब नेपाल की बात है, इंडिया का बात है। नेपाल में एक जाति के आधार में यह बातें हो रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि अमेरिका में अभी दूसरे प्रकार के मूवमेंट चल रहा है, वहाँ नस्ल के आधार में, गोरा जाति काला जाति का आधार में डिस्क्रिमिनेशन है, उस प्रकार मूवमेंट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश में मूवमेंट कैसा चलाना चाहिए ये डिपेंड करता है वहाँ का वस्तुगत परिस्थिति कैसा है। इसके आधार में समग्र में अब कहीं अब एक सोशलिज्म मूवमेंट की आवश्यकता है, जबकि अभी नेपाल में तो यहाँ पूरे दलाल पूंजी का हावी है। जब हम एक अपना हम आलू किसान यहाँ का खेती करते हैं, आलू उत्पादन करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, लेकिन सब ये विदेश से आया हुआ सामान सब दलाल पूंजी का यहाँ बोलबाला है। इस कारण अब यहाँ का किसान का मूवमेंट किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले जब हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ एक कृषि क्रांति की आवश्यकता है। किसान की क्या अवस्था होना चाहिए, किसान कैसे अपना एक आत्मनिर्भर अर्थतंत्र का विकास कर सकता है। इस कारण अब हमें नेपाल में कैसा क्रांति करना चाहिए, अमेरिका में कैसा क्रांति करना चाहिए, सभी का एक ही मॉडल तो नहीं हो सकता ना। इस कारण जैसे अब आपने रशिया का बात किया, जैसे स्टालिन को उस समय अब जिस प्रकार से फासीवादी शक्ति पूरे विश्व में अटैक कर रही थी, जब बचा हुआ एक ही केवल लेनिन ने जो क्रांति किया उसको पूरे अटैक करने की बात कर रही थी, उस परिस्थिति में स्टालिन को एक वहाँ एक सर्वहारा अधिनायकत्व की आवश्यकता थी और उस प्रकार डिक्टेटरशिप के आधार में उन्होंने एक रशियन मॉडल को बचाए रखा। यद्यपि बाद में ख्रुश्चेव ने फिर उसको एक उस प्रकार को निरंतर नहीं दे सका। इस कारण अब आपने अब जो ट्रास्की की बात करी है, उससे वास्तव में एक विश्व का कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो किस प्रकार आगे जा सकता है। इस कारण ये सब बातें जो ये कॉन्ट्रडिक्शन की बातें, जो अंतर्विरोध की बातें हैं, और डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट मॉडल के आधार में क्रांति होना चाहिए, इस प्रकार की राय विचार अब मेरे तरफ से मैं ये बात कर रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। समीर सिंह, बहुत धन्यवाद आपका। आप आज मीटिंग में भी आए, आपने सारी अपनी बात भी रखी। उसमें ये जो आप डिस्कशन आपने की कि नेपाल में किस प्रकार का रेवोल्यूशन डिफरेंसेस हैं नेपाल के, जो है वो अमेरिका से डिफरेंसेस हैं। डेफिनेटली इससे कोई तो कहेगा कि ऐसा नहीं है। डेफिनेटली नेपाल इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे वो गोरे का और काले की जाति का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो आपने कास्ट सिस्टम की बात की, जाति का जो सिस्टम है वो डेफिनेटली अमेरिका में नहीं है। वो इवन पाकिस्तान में उसको नॉमिनेट नहीं करते जितना इंडिया में नेपाल में करता है। डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये डिबेट उसमें लेनिन और ट्रॉट्स्की की और परमानेंट रेवोल्यूशन में काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ट्रॉट्स्की ने। डिफरेंसेस होते हैं, वो तो आप नेपाल के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाएंगे तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, उसमें नेशनल क्वेश्चन का डिफरेंसेस हैं, सारा कुछ है। लेकिन डोमिनेट क्या कर रहा है? जो कैपिटलिज्म है वो डोमिनेट कर, कैपिटलिस्ट रिलेशंस डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है। जो मल्टीनेशनल्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। एप्पल का जो मोबाइल है, जो सैमसंग का मोबाइल है, वो यूज कर रहे हैं लोग नेपाल में अपना मोबाइल फोन नहीं बन रहा, या इंडिया में अपना मोबाइल फोन, वहां पे भी एप्पल का सैमसंग का यूज चलता है। इसी तरह जो कोका कोला है, पेप्सी कोला है, इसी तरह जो अगर आप विमान देखें, जो गाड़ियों की कंपनियां हैं बड़ी, वो भी इंटरनेशनली वो सारा ऑपरेट करती हैं।
और बैंक्स हैं सबसे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो लेनिन की बुक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें वो बैंक्स की बात करता है, वो फाइनेंस कैपिटल की बात करता है कि कहाँ पे डिसाइड होता है। जो ऑयल की प्राइसेस हैं इंटरनेशनली, वो वॉल स्ट्रीट के अंदर डिसाइड होती हैं, वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिसाइड होती हैं। डॉलर, अब जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर या नीचे जाती हैं, वो नेपाल का जो एक किसान है वो भी इफेक्ट होता है उस पर। जो इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर जो किसान है, जो किसी भी जाति का है, चाहे वो निचली जाति का है या ऊपरी जाति का है, वो इफेक्ट होता है उस ऑयल की प्राइसेस से, जो वॉल स्ट्रीट के अंदर डिसाइड होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की प्राइसेस डिसाइड होती हैं, जो बैंक्स डिसाइड करते हैं हमारी फेट को, हमारी जो किस्मत है उसको कौन डिसाइड करता है, वो बैंक्स, फाइनेंस कैपिटल डिसाइड, वो डोमिनेट कर रहा है। जो नेपाल है वो क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वर्ल्ड कैपिटलिज्म से? क्या नेपाल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, या नेपाल की जो करेंसी है वो इंटरनेशनली लिंक्ड नहीं है पूरे वर्ल्ड कैपिटलिज्म के साथ? जो आपको रेमिटेंसीज आ रही हैं नेपालीज की बाहर से, वो जाहिर है उस कंट्री के साथ लिंक्ड है, इकोनॉमी के साथ। इसी तरह इंडिया की इकोनॉमी कोई आइसोलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है? इंडिया की इकोनॉमी इज लिंक्ड विद वर्ल्ड इकोनॉमी, और उस पे वर्ल्ड इकोनॉमी, और यही मार्क्स ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़े, उसने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलप, एक वर्ल्ड ट्रेड डेवलप हुई है, और जब से मैनिफेस्टो लिखा गया और अब तक जो है वो उसमें अंदर बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती। पहले तो आप ये देखें कि नेपाल की इकोनॉमी या इंडिया की इकोनॉमी अलग अलग इकोनॉमीज भी हैं, वी डायलेक्टिकली वी अंडरस्टैंड दैट कि नेपाल की इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी, बट देयर एग्जिस्ट्स अ वर्ल्ड इकोनॉमी, there is exists a world market, there exists a world trade, एक वर्ल्ड ट्रेड भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, और वर्ल्ड इकोनॉमी डोमिनेट करती है, वो डिसाइड करती है फेट को। जो फार्मर है, जो किसान है नेपाल का, उसको कौन डिसाइड, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी कमोडिटीज हैं, वो मार्केट कहाँ पे है, वो किधर बेचता है, वो जो प्राइसेस हैं उसकी, इंडिया का जो फार्मर है, इंडिया का जो किसान है, उसको कॉर्पोरेट फार्मिंग जो हो रही है, जो मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, जो सीड के अंदर मोनसेंटो, वो अगर आप स्टडी करें तो मोनसेंटो इज अ मोनोपोली ऑन सीड, पूरी वर्ल्ड की जो सीड की अंदर उसकी एक मोनोपोली है। आप उसके बाहर कैसे एक फार्मर जो है उसको कम्पीट, एक मोनसेंटो को कैसे कम्पीट करेंगे? जो पेस्टिसाइड्स हैं उसको आप कैसे किसान अपना पेस्टिसाइड बनाएगा, अपना ट्रैक्टर खुद बनाएगा? वो ट्रैक्टर्स की मार्केट कहाँ पे है? ट्रैक्टर्स को प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन करता है, और अल्टीमेटली वर्ल्ड इकोनॉमी को कौन डिसाइड करता है? वो कोई नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिसाइड नहीं करता, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड नहीं करता। वो कैपिटल की अपनी मूवमेंट है, वो एक वर्ल्ड इकोनॉमी की अपनी एक डायनामिक्स है, मूवमेंट्स है, वो डिसाइड करती हैं, और अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट करती हैं डिफरेंट इकोनॉमीज को, जो नेशनल इकोनॉमीज है। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी है तो उसके खिलाफ जो स्ट्रगल है वो भी फिर वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड को करनी चाहिए, और उस पर डिफरेंसेस हैं, नोबडी डिनाइज दैट। उसके कोई भी नहीं कहता कि नेपाल और पाकिस्तान या इंडिया के अंदर डिफरेंसेस नहीं है, या अमेरिका में और ब्रिटेन में डिफरेंस नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। वी एक्नॉलेज दैट, और थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन एक्नॉलेजेस दैट। लेकिन उसके अंदर जो कॉमनैलिटीज हैं, जो एक कॉमन एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, वो तो एक है, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल है। जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल है उसको कैसे लाना, और वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बिना नहीं आ सकती। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो हम कहते हैं कि वो कैपिटलिज्म के अंदर रहते हुए आप नेपाल के अंदर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? आप नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी पावर में है, तो क्या वो कोई पॉलिसी बना सकती है जो पूंजीपति हैं नेपाल के उनके अगेंस्ट? वो कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती है जो इंपीरियलिस्ट पावर्स को सपोर्ट नहीं, जो चाइना को या अमेरिका को, इंडिया को सपोर्ट नहीं करती, उसके अगेंस्ट कोई नहीं बना सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग सिस्टम है इंटरनेशनल, उसके अगेंस्ट आप कोई नेपाल के बैंक को ऑपरेट करके दिखाएं। आप नेपाल के अंदर एक जो है वो सारे बैंक्स जो हैं वो उनको एक स्टेट बैंक के साथ मर्ज करें, और आप जो इंटरेस्ट का सिस्टम है, जो एक मार्केट इकोनॉमी का जो फाइनेंस कैपिटल का सिस्टम है, वो नेपाल में आप खत्म करें। वो आप कैपिटलिज्म को खत्म किए बगैर नहीं कर सकते। आप अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बैंकरप्ट कर देंगे। तो वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम है इतना पावरफुल है। तो कैपिटलिज्म के अंदर रहते हुए आप नेपाल के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं ला सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। जो नेशनल क्वेश्चन का इशू है, जो किसान का इशू है, जो
सर्वहारा का इश्यू है, जो स्टूडेंट्स का इश्यू है, वो नहीं सॉल्व हो सकता। और अल्टीमेटली सोशलिस्ट क्रांति की नेपाल में भी जरूरत है, पाकिस्तान में भी, और पूरे विश्व में जो है वो एक सोशलिस्ट क्रांति के बगैर जो है वो सोल्यूशन नहीं आ सकता। थैंक यू। So there is a question in the chat box from Comrade Bandhu. He's asking, how should we understand permanent revolution, and what is the core theory of permanent revolution? Core theory is that in backward, in semi-colonial, ex-colonial countries, only a socialist revolution can solve the problems. National democratic revolution जो है वो बैकवर्ड कंट्रीज पॉसिबल नहीं है, और वहाँ बैकवर्ड कंट्रीज में भी एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया। सेकंड उसका पोस्टुलेट ये है कि एक वर्ल्ड रेवोल्यूशन के थ्रू ही अल्टीमेटली कैपिटलिज्म को डिफीट किया जा सकता है। सोशलिज्म इन वन कंट्री जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी नहीं है। हेलो एडम पाल जी, नमस्कार, मैं सुरजीत तिवारी हूँ। जैसे आपने ये परमानेंट रेवोल्यूशन और ट्रॉट्स्की के बारे में विस्तार से बात किया, मेरा जिज्ञासा क्या है कि जैसे हमने मार्क्स वो मैनिफेस्टो से विकास होकर पेरिस कम्यून होते हुए हम 1917 में अक्टूबर क्रांति में पहुंचे। मेरा आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी। 1917 में अक्टूबर क्रांति में पहुंचे, वो मूलतः पूंजीवादी क्रांति था, और 1949 में चाइना में वो जनवादी क्रांति और वो दूसरा मॉडल का क्रांति था। जैसे कि आपने ये ट्रॉट्स्की का विचार से हुआ, हमको एक क्या जिज्ञासा है कि ये परमानेंट रिवॉल्यूशन के आधार में हुआ कि कोई आंदोलन ऐसा हुआ है जिसका असर कहीं दिखा है? जैसे कोई बड़ा सा आंदोलन, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो देश को वो पूरा देश को ही परिवर्तन करने वाला आंदोलन में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ऐसा आंदोलन बताइए जिसके प्रभाव से वहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। वो आंदोलन हमको मालूम हुआ तो उसका प्रभाव कैसा था बुझने में हमको काफी समझ आता है, आने वाला जैसा लगता है हमको। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रिया पहले तो आपका क्वेश्चन का। मैं कह रहा कैसे आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? कैसे आंदोलन की एग्जांपल? जैसे लेनिन के वो लेनिनवाद के देश में जो अक्टूबर क्रांति हुआ था रसिया में, माओ सेतुंग के थीसिस के आधार पर चाइना में आंदोलन हुआ था। ये मूलतः समाजवादी आंदोलन में दो धार दिखते हैं संसार में आज तक का आंदोलन में। जैसे ये ट्रॉट्स्की ने जो थीसिस लिखे हैं वो थीसिस के आधार में भी कहीं कहीं तो आंदोलन तो जरूर हुआ होगा। वो आंदोलन का प्रभाव कैसा हुआ और उसका नतीजा कैसा दिखा, जिसकी तरह हम क्या कोई भी रिसर्च का उसको प्रेडिक्ट करके उसका निष्कर्ष क्या निकलता है पता लगा सकते हैं। सही है, सही। उसमें बहुत धन्यवाद आपका क्वेश्चन का। उसमें पहली बात तो ये है कि जो रशियन क्रांति है, जो अक्टूबर क्रांति है, वो भी ट्रॉट्स्की के विचारधारे के ऊपर ही आधारित है। और वो जो सारा आंदोलन था, जो वो सारे क्रांति थी, उसकी जिसका मैंने पहले भी बात की, वो ट्रॉट्स्की के ही जो परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी थी, और लेनिन उसे एग्री कर गया था। जो लेनिन का अगर आप अप्रैल थीसिस पढ़ें, जो फरवरी क्रांति थी, उसके बाद लेनिन वापस आया, अप्रैल के अंदर एक डॉक्यूमेंट लिखा जो अप्रैल थीसिस कहते हैं। उस अप्रैल थीसिस में लेनिन ने ट्रॉट्स्की के विचारधारा के साथ एग्री किया, और दोनों का, लेनिन का और ट्रॉट्स्की का एक ही विचारधारा हो गया, और वो परमानेंट रेवोल्यूशन का ही विचारधारा था। और जो अक्टूबर क्रांति थी वो परमानेंट रेवोल्यूशन के ऊपर ही आधारित थी। और परमानेंट रेवोल्यूशन क्या कहती है? परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी कहती है कि एक बैकवर्ड कंट्री में, एक सेमी
जिसमें फ्यूडल रिलेशंस भी हैं, और लेकिन उसमें सरबराह वर्किंग क्लास भी डेफिनेटली रशिया में उस वक्त थी। वहां पे जो क्रांति होगी वो कोई पूंजीवाद नहीं लेके आएगी, या पूंजीपति क्रांति नहीं होगी, या कोई बोर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन नहीं होगा। वो सिर्फ लोकतंत्र का मसला की समस्या नहीं है, उसमें जो है वो एक सोशलिस्ट क्रांति होगा, समाजवादी क्रांति होगी। तो उसमें जो अक्टूबर क्रांति है वो एक समाजवादी क्रांति का है। इसी तरह जो माओ के जो क्रांति थी, माओ की भी एक समाजवादी क्रांति थी। और चाइना में जब माओ ने लीड किया तो चाइना एक बैकवर्ड, एक एक्स कॉलोनियल और एक जो था वो एग्रीकल्चरल बहुत ज्यादा कंट्री था। आज का नेपाल से ज्यादा बैकवर्ड था चाइना जब माओ ने समाजवादी आंदोलन वहां पे किया और क्रांति लेके आया माओ। तो परमानेंट रेवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो तो अक्टूबर क्रांति पे और माओ की क्रांति के ऊपर वो प्रूव होती है कि एक बैकवर्ड कंट्री में, एक एक्स कॉलोनियल सेमी कॉलोनियल कंट्री में भी जो क्रांति होगी वो समाजवादी आंदोलन होगा और समाजवादी ही क्रांति होगी। और वो सारा जो, अगर आप माओ के को देख लें क्रांति को, या लेनिन और ट्रॉट्स्की की जो अक्टूबर क्रांति को देख लें, तो वो इस पे आधारित है, वो ट्रॉट्स्की के विचारधारा पे आधारित है और वो परमानेंट रेवोल्यूशन के विचारों के ऊपर आधारित है। इसी तरह क्यूबा के अंदर क्रांति है। क्यूबा भी एक बैकवर्ड कंट्री था, एक इंपीरियलिस्ट डोमिनेशन थी, और जब फिडेल कास्ट्रो ने और चे गुवेरा ने जब वहां पे क्रांति को पहले वो लेके आए, तो वो भी एक पूंजीपति क्रांति करना चाह रहे थे क्यूबा में, लेकिन अल्टीमेटली वो एक सोशलिस्ट और एक समाजवादी आंदोलन की तरफ गए और क्रांति वहां पे फिर वो अमेरिका के साथ सारा गया। इसी तरह बहुत सी एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें पिछड़े हुए समाजों में जब क्रांति आती है, आंदोलन होता है, तो वो अल्टीमेटली हमें नजर आता है कि वो समाजवादी आंदोलन की तरफ जाते हैं, वो पूंजीपति आंदोलन की तरफ नहीं जाते, या एक लोकतांत्रिक और पूंजीवाद के अंदर रहते हुए कोई चेंज लेके आए, कोई आंदोलन करें। अल्टीमेटली जो है वो एक सोशलिस्ट क्रांति के थ्रू ही बहुत से ऐसे हमें देश नजर आते हैं जहाँ पे एक क्रांति हुई। इसी तरह हम समझते हैं कि नेपाल में भी अपॉर्चुनिटीज थी, 2007-8 की जो मूवमेंट थी, और बहुत से ऐसे आंदोलन नेपाल में थे जब एक समाजवादी आंदोलन किया जा सकता था और एक समाजवादी क्रांति जो है वो उसको कंप्लीट किया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई बोल्शेविक ऑर्गेनाइजेशन नेपाल में नहीं थी, या कोई ऐसे ट्रॉट्स्की के परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर आधारित कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन नहीं था जिसके ऊपर जो है वो समाजवादी आंदोलन किया जा सकता था। लोग तो बाहर थे, सरबराह बाहर था, यूथ स्टूडेंट्स बाहर थे, और एक समाजवादी आंदोलन किया जा सकता था लेनिन की तरह, अक्टूबर क्रांति की तरह। लेकिन स्टालिनिस्ट आइडियाज के ऊपर और रहते हुए जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेज आएगी और अभी सिर्फ लोकतांत्रिक डेवलप करेंगे और पूंजीवाद के अंदर रहते हुए जो है वो रिफॉर्म्स की ट्राई करेंगे, तो वो आज आप देख रहे हैं अपने सामने जो रिजल्ट है, और वो पूंजीवाद की क्या सिचुएशन है अमेरिका में, यूरोप में। तो वो हम समझते हैं कि एक समाजवादी आंदोलन ही अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स, सारी समस्या जो है वो सॉल्व करेगा, चाहे वो यूथ स्टूडेंट्स के हैं, चाहे वो सरबराह के हैं, चाहे किसानों के हैं। No, in Soviet Union, even in Soviet Union, the economic development were meant to produce a lot and to earn profit. And even today, no. There is a separate discussion about that. उसमें एक बिल्कुल अलग एक डिस्कशन है कि सोवियत यूनियन का मॉडल क्या था. That was a workers state. That was not capitalism. That was not market economy, and that was not for profit. Planned economy में profit नहीं होता. Planned economy, though it was a Stalinist state, Soviet Union was Stalin के देहांत के बाद भी जो सारा मॉडल था वो स्टालिनिस्ट मॉडल ही था, लेकिन दैट वाज अ वर्कर स्टेट अनलेस एंड अंटिल 1991 सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड एंड कैपिटलिज्म आया. तो सोवियत यूनियन के अंदर जो था वो एक वर्कर स्टेट थी. इट वाज अ प्लान्ड इकोनॉमी, इट वाज नॉट मार्केट. उसमें कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं था, उसमें कोई कैपिटल की प्रोडक्शन नहीं थी, उसमें सरप्लस वैल्यू जितनी प्रोड्यूस हो रही थी वो वर्कर्स के कंट्रोल में या स्टेट के वर्कर स्टेट के कंट्रोल में थी, और उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था.
और उसमें जो बेसिक नीड्स थी हर सोवियत यूनियन के हर नागरिक की, वो स्टेट पूरी करती थी। रोटी, कपड़ा, मकान, उसका हेल्थ का, एजुकेशन का सारा सिस्टम था हर नागरिक का, वो सोवियत स्टेट उसको प्रोवाइड करती थी। और वो उसको जो भी उसकी अपनी उसकी जो भी विश थी, वो डॉक्टर कोई बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो वो सोवियत यूनियन के अंदर वो फ्रीडम था। और उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं था। वो मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है। सोवियत यूनियन वाज अ प्लान्ड इकोनॉमी, वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन वो डिफॉर्म्ड वर्कर स्टेट थी, उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, उसमें और बहुत से इशू, इंटरनेशनलिज्म नहीं था उसमें, और ब्यूरोक्रेटिक एक लेयर थी टॉप के ऊपर, जो स्टालिन के बाद ख्रूशेव और फिर अल्टीमेटली गोर्बाचोव वगैरह उसको लीड करते रहे। उसमें मैनेजमेंट के अंदर जो है वो वर्कर्स की से नहीं थी, डेमोक्रेटिक उसमें ओपिनियन नहीं था उनका, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज अ प्लान्ड इकोनॉमी, उसमें प्रॉफिट नहीं था उसमें। कॉमरेड राहुल सलाम, मैं संघर्ष बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि साथ ही कॉमरेड लोगों ने बहुत सारी थ्योरेटिकल सवाल पूछे। मेरा कुछ एक प्रैक्टिकल सवाल था कि जैसे प्री कम्युनिज्म स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्रांति के बाद जब जिस चीज को हम लोग क्रांति करें उसको देखे, तो उसके बाद जैसे कि 1922 के बाद यूएसएसआर में और अभी चाइना में देख रहे हैं, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया में भी देख रहे हैं कि कुछ तरक्की आए हैं। जैसे आपने बताया कि जब चाइना में क्रांति हुआ था उस समय नेपाल से भी बहुत बदतर हालत था वहाँ का सोसाइटी का, लेकिन सोसाइटी को देखे तो अगर जो पब्लिक है उसको उसका कुछ लाइफ स्टाइल में तो बहुत बड़ी चेंज आई हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब क्रांति हो जाती है तो प्री कम्युनिज्म स्टेट में जो स्टेट जो जिस कंट्री क्रांति कर रिवोल्यूशन कर चुके बताते हैं, उस स्टेट उस कंट्री और उस स्टेज में देखे तो कि आपको पब्लिक की लाइफ स्टाइल में चेंज होती है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम और जो आपकी स्वतंत्रता की बात होती है उसका पूरे दबाया जाता है, कुचला जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है कि अगर प्री कम्युनिज्म स्टेट में कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज हो सकती है कि जिस स्टेज में, जिस क्रांति में हम लोग पॉलिटिकल फ्रीडम की भी वो भी इम्प्लीमेंट कर सकें और क्रांति भी कर सकें। जैसे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं कि हम लोग पार्टी के कैडर होते हैं किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली नेपाल में कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बात कही जाती है, जैसे मार्क्स ने बताया था कि अधिनायक बात आपको सेंट्रलिज्म, जी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात कही जाती है कि, लेकिन प्रैक्टिकली देखे तो कोई भी पार्टी में मुझे लगता है बाहर कैसे वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नेपाल में किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एक साथ लागू हो नहीं सकता। जैसे डेमोक्रेसी तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, जब लागू होते हैं तो पूरे सेंट्रलिज्म लागू होते हैं। तो पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जब क्रांति होती है तो वहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती है। तो हम लोग पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ रिवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, मेरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। थैंक यू संघर्ष। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, आपसे बात करके, और डेफिनेटली हमेशा अच्छा लगता है। बाकी सब दोस्तों ने भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अब पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं था, बोल्शेविक पार्टी में बिल्कुल फ्रीडम था पॉलिटिकल अपने एक्सप्रेस करने का, और डिफरेंसेस थे। अगर आप डिबेट्स पढ़ें जो बोल्शेविक पार्टी में होती थी, तो लेनिन से भी लोग डिफरेंस कर, और कई दफा ऐसा भी होता था कि लेनिन एक पोजीशन रखता था और बाकी सेंट्रल कमेटी या और लोग कहते थे कि भी लेनिन के हम साथ नहीं है, या अगेंस्ट वोटिंग हो जाती थी। तो लेनिन को कई दफा डिफीट भी हुई अपनी ही सेंट्रल कमेटी के अंदर या अपने पोलिट ब्यूरो के अंदर। तो ऐसा नहीं था कि लेनिन ने जो कह दिया तो वो ऐसा है कि जैसे किसी भगवान ने या राम ने कह दिया तो अब उसके अगेंस्ट में बात नहीं हो सकती, या किसी पंडित ने कह दिया, ऐसा नहीं था। बोल्शेविक पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक, उसमें डिसिप्लिन था पार्टी, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था और डिबेट्स होती थी। उसके बगैर कभी भी कोई पार्टी, कोई केडर बिल्ड नहीं हो सकता। लेनिन ने कहा था, लेनिन ने एक दफा कहा कि इफ यू वांट ओबीडियंस,
कि अगर तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो आपकी हर बात माने तो यू विल गेट ओबीडिएंट फूल्स, तो तुम्हें फिर वो पागल मिलेंगे जो तुम्हारी हर बात मानेंगे। देयर विल नॉट बी मार्क्सिस्ट केडर्स या रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि रेवोल्यूशनरी जब तक कोई बात उसको एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स के जरिए साथ एक्सेप्ट नहीं करता, वो रेवोल्यूशनरी केडर हो नहीं सकता। और बॉल्शेविक पार्टी में कभी भी अथॉरिटेरियनिज्म नहीं था, लेकिन ये है कि एक दफा डेमोक्रेटिक डिबेट के बाद जो डिसीजन हो गया, अगर इवन अगर लेनिन की पोजीशन के अगेंस्ट भी कोई डिसीजन हो गया तो फिर सबने इसको फॉलो करना है। दैट इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के वंस थिंग इज डिसाइडेड तो फिर सब उसको फॉलो करेंगे कि अगर 26 अक्टूबर को क्रांति करनी है तो फिर करनी है सबने, यू आर अगेंस्ट और नॉट। और अगर नहीं करनी, या जुलाई में जिस तरह था या फरवरी में, इवन इफ यू सी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही है और उसके अंदर डिबेट्स सेंट्रल कमेटी में हो रही है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रहे हैं, रेवोल्यूशन 26 को करना है नहीं करना, अक्टूबर क्रांति के डिसीजंस हैं वो डेमोक्रेटिकली सेंट्रल कमेटी में डिस्कशंस हो रही हैं, पॉलिट में डिस्कशंस हो रही हैं, और वो बड़ी डेमोक्रेटिक डिस्कशंस थी बॉल्शेविक पार्टी में। लेकिन स्टालिन के आने के बाद ये कल्चर खत्म हो गया बॉल्शेविक पार्टी में भी और सोवियत यूनियन में भी। जब अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन और ट्रॉट्स्की उसको लीड कर रहे थे सोवियत यूनियन को, उस वक्त सोवियत यूनियन में भी अलाउड थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी अलाउड थी। सोवियत के जो मीटिंग्स होती थी, सोवियत का जो डिस्कशन होती थी, उसमें सोशल रेवोल्यूशनरीज थे और पार्टीज थी। सिर्फ वो पार्टीज को अलाउड नहीं थी जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं या जो उसके अगेंस्ट हैं, पूरी क्रांति के अगेंस्ट हैं। जो पार्टी उसको सपोर्ट करती थी उनको अलाउड था कि वो सोवियत की मीटिंग में आती थी, वो अपने पेपर निकालती थी। जो अपोजिशन पार्टीज थी लेनिन और ट्रॉट्स्की के टाइम पे, वो अपने पेपर्स पब्लिश करती थी, अपनी बुक्स पब्लिश, अपना लिटरेचर पब्लिश करती थी। दैट वाज अलाउड इन सोवियत यूनियन एज वेल। तो ये स्टालिन के बाद हुआ। जब स्टालिन आया कि उसने जो है वो हर किस्म की जो अपोजिशन थी, पॉलिटिकल डिफरेंस था, पॉलिटिकल जो डिसएग्रीमेंट्स था, उसको अलाउ नहीं किया। और ट्रॉट्स्की ने जब उसको साथ डिफरेंस किया, ट्रॉट्स्की को निकाल दिया, लोगों को अर्जीज हुई, लाखों जो थे कम्युनिस्ट जो बॉल्शेविक थे उनको कत्ल करवा दिया, खून करवा दिया उनका स्टालिन ने कि ये लोग मेरे अगेंस्ट है। इवन अपने बहुत से मिनिस्टर्स का, अपने बहुत से कमिश्नर्स का जो स्टालिन से डिसएग्रीमेंट करते थे उनका खून करवा दिया। एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि स्टालिन ने जो कुछ किया। और फिर बाद में चाइना में भी फिर स्टालिनिस्ट मॉडल फॉलो हुआ माओ के, उसमें फिर नॉर्थ कोरिया में भी वही फॉलो हुआ, और बहुत सी जगहों के ऊपर जहां जहां पे फिर वो स्टालिनिस्ट मॉडल कॉपी हुआ वही फॉलो हुआ। और उसमें फिर ये था कि वर्कर्स को डिफरेंसेस की, पॉलिटिकल डिफरेंस की, पॉलिटिकल फ्रीडम अलाउड नहीं था। और आज जब दुनिया में सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को कहा जाता है कि भाई ये टोटलिटेरियन होता है, ये टोटलिटेरियन होता है, तो बेसिकली सोशलिज्म के साथ उसको जो है वो कंपेयर करते हैं। वो लेनिन का, ट्रॉट्स्की का मॉडल नहीं था, और ना वो मार्क्सिस्ट मॉडल था। कार्ल मार्क्स की अगर आप लाइफ देखें तो फर्स्ट इंटरनेशनल थी, जो सेकंड इंटरनेशनल में एंगल्स था, वहां पे बहुत ज्यादा डिबेट, मार्क्स की अपनी बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं फर्स्ट इंटरनेशनल में। मार्क्स की जो कम्युनिस्ट लीग थी 1848 में, उसमें बहुत ज्यादा डिबेट्स हैं। और अल्टीमेटली लेनिन हमारे सामने बॉल्शेविक पार्टी का मॉडल है, उसमें बहुत ज्यादा डिबेट्स थी, पॉलिटिकल फ्रीडम था। और सोवियत यूनियन में भी पॉलिटिकल फ्रीडम था, अनलेस के सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और जो इंपीरियलिस्ट आर्मीज थे अटैक किया, उसने फिर वॉर कम्युनिज्म और वॉर फुटेज के ऊपर। लेकिन जब खत्म हो गई 1920 के बाद, स्टालिन ने उसको कंटिन्यू किया और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं आने दिया। तो ट्रॉट्स्की ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिखा भी है, इस पर डिबेट भी है। और मेरा ख्याल है कि आज जब सोशलिस्ट क्रांति होगी नेपाल में या यूरोप में, दुनिया में कहीं भी, तो उसमें भी पॉलिटिकल फ्रीडम सोशलिज्म के अंदर आएगा। और परमानेंट रेवोल्यूशन या जो भी उसमें मार्क्सिस्ट आइडियाज के ऊपर आधारित एक समाज बनेगा, उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम भी होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा। और नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टीज अगर अलाउ नहीं करती डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो पार्टीज खत्म हो जाएगी, वो पार्टीज चल लगती, वो फिर रेवोल्यूशनरी केडर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो पपेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सिर्फ नारे लगाने के लिए जो है वो वर्कर्स होते हैं, वो फिर लीडरशिप नहीं होती। जो केडर होता है वो बेसिकली लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की। जो कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर होता है और लीडर्स वर्कर्स को लीड करता है। और अगर उसके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है और वो किसी एक लीडर के विशेस पे और विम्स पे एक्ट करता है, तो फिर वो रेवोल्यूशन लीड नहीं कर सकता। वो फिर किसी कोई
गवर्नमेंट पोस्ट के लिए लोग या कैरियरिज्म के लिए फिर ऐसा करते हैं। जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो तो फिर पॉलिटिकल फ्रीडम के बगैर इस ऑर्गेनाइजेशन का अंदर पार्ट नहीं बनते। थैंक यू। There are a lot of questions about controversial about Trotsky and his takes on peasants. So yeah, if you would like to shine lights on that, could we have misinterpreted those things? Yeah. उसमें ट्रॉट्सकी के ऊपर ये एलिगेशंस डालने की तरफ से लगता है कि वो पेजेंट्स के अगेंस्ट था या पेजेंट्स को कंसिडर नहीं करता था। ऐसा नहीं है। ट्रॉट्सकी बिल्कुल उसको जो उनका एक रोल है, जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन है, और क्रांति के अंदर जो किसानों का या किसी भी आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में जो किसानों का रोल है, उसको वो जाहिर है कि समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको डिस्कस भी करता है। लेकिन अल्टीमेटली ट्रॉट्सकी ये कहता है कि जो वर्किंग क्लास है, जो सर्वहारा है, वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है, और जो पीजेंट्स है, फिर पीजेंट्स के अंदर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं कि उसमें जो अपर लेयर है, जो मिडिल लेयर है, जो लोअर लेयर है पीजेंट्स की, वो मूवमेंट्स के अंदर जो है वो क्या रोल प्ले करती है। और उसमें ट्रॉट्सकी ने लिखा है इसमें परमानेंट रेवोल्यूशन की थ्योरी में, जो पीजेंट्स की अपर लेयर होती है वो मूवमेंट्स के अंदर हिस्टोरिकली वो पूंजीपति के साथ चली जाती है। जो लोअर लेयर्स होती है वो सरवारा के साथ जो है वो पीजेंट्स की, किसानों की जो है वो मिल जाती है। और जो मिडिल लेयर होती है पीजेंट्स की, वो फिर वैसिलेट करती है, वो देखती है कि हमें अपर लेयर के साथ जाना है या लोअर लेयर के साथ जाना है। तो इस तरह एक पीजेंट्स की जो मूवमेंट्स के अंदर जो डिस्कशन है, और वो ये कहता है कि जो पीजेंट्स के जो समस्या है उसका सोल्यूशन भी एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में ही हो सकता है। कि जो लेनिन का भी स्लोगन था अक्टूबर क्रांति में कि ब्रेड, पीस एंड लैंड, लैंड हम लोगों को देंगे और पेजेंट्स को जो है वो लैंड देंगे। तो वो बेसिकली उसको कंसिडर करता है पेजेंट्स के रोल को। लेनिन की और ट्रॉट्सकी की जो डिबेट थी वो यही थी। लेनिन का जो आइडिया था वो ये था कि पीजेंट्स और जो प्रोलेटेरिएट है, सर्वहारा और किसान, मिलकर जो है वो क्रांति करेंगे। तो इसमें ट्रॉट्सकी ने कहा कि सर्वहारा और किसान मिलकर क्रांति लेके आएंगे, लेकिन उसमें सर्वहारा जो प्रोलेटेरिएट है वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। और जो सारा जो सोवियत यूनियन बनेगा, ये जो क्रांति के बाद सिस्टम आएगा, उसमें सर्वहारा जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा और प्रोलेटेरिएट, क्योंकि उसमें वो फिर उस पर डिस्कशन करता है कि क्या जो पूंजीवाद है उसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो पूंजीपति का और सर्वहारा का है। और जो मार्क्स ने भी मैनिफेस्टो में भी, दास कैपिटल में भी सारा लिखा। और जो पूंजीवाद के बाद जो एडवांस सिस्टम है, जो समाजवादी सोशलिस्ट सिस्टम आएगा, उसमें जो सर्वहारा है, जो प्रोलेटेरिएट है, वो एक लीडिंग रोल प्ले करेगा। और जो पीजेंट्स हैं वो उसमें एक अलाइड रोल प्ले करेंगे, उसमें एक्सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, और उस बेस के ऊपर जो है वो सोशलिस्ट सोसाइटी वर्क करेगी। उसमें पीजेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब दोस्तों का धन्यवाद कि उन्होंने टाइम निकाला इस लॉकडाउन में, कोरोना में और इतने डिफिकल्ट उसमें पीरियड में, और आज सारी डिस्कशंस के अंदर इन्वॉल्व हुए। आई थिंक दैट इज स्पेशली बिगनिंग और एक इंट्रोडक्शन है ट्रॉट्सकिज्म के ऊपर, परमानेंट रेवोल्यूशन के ऊपर। और IMT विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस IMT, इसमें इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी है, marxist.com, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं। फिर हर सेक्शन की अपनी अपनी वेबसाइट, अमेरिकन सेक्शन की, ब्रिटिश सेक्शन की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लाल सलाम के नाम से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे पूरे ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे हमारा वर्कर्स में, पेजेंट्स में, स्टूडेंट्स में, यूथ में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आज बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए बड़ा ग्रेटिट्यूड भी है कि आप नेपाल के सारे दोस्तों से, कॉमरेड्स के साथ मुलाकात हुई। जब कोरोना और ये लॉकडाउन के इश्यूज खत्म होंगे, हमारी कोशिश करेंगे कि आप फिजिकली भी नेपाल आएं, दोस्तों से, कॉमरेड से मिलें। और एक सॉलिडारिटी चाहिए रीजन में, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पे डिवीजन है, इंपीरियलिस्ट जो फोर्सेस हैं उन्होंने डिवाइड किया हुआ है इस पूरे साउथ एशियन रीजन को।
और उसमें नेशनल बेसिस पे रिलीजियस डिवाइड है, एक इंडिया पाकिस्तान की, बांग्लादेश में, वो सारे इश्यूज में। और उसमें हम समझते हैं जो IMT है कि क्लास बेसिस के ऊपर एक सॉलिडारिटी बन सकती है, एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे सॉलिडारिटी बन सकती है। और मुझे सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा मार्क्सिस्ट आउटलुक को कि उन्होंने टाइम दिया एक पाकिस्तानी कॉमरेड को, एक मार्क्सिस्ट को, कि वो यहाँ पे आए, बात करे और दोस्तों के साथ जो है वो मार्क्सिज्म पे, ट्रॉट्स्किज्म पे डिबेट करे। सो डेफिनेटली वी शुड टेक इट फॉरवर्ड। और जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं नेपाल में और जो पाकिस्तान में इश्यूज हैं, जो वर्कर्स के इश्यूज हैं और नेपाल में इश्यूज हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करें। IMT के प्लेटफॉर्म पे हम तकरीबन अराउंड 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और 40 जो है वो बैठते हैं, उसमें फोरम्स होते हैं, डिस्कशंस होती हैं। हमारे वर्ल्ड स्कूल्स हैं, जुलाई में एक इंटरनेशनल स्कूल हो रहा है जिसमें बहुत से मार्क्सिस्ट टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स और यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मूवमेंट्स हैं, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि अमेरिका में मूवमेंट चल रही है या हांगकांग में या और बहुत सी जगहों पे, तो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि यहाँ पे ये हमें पॉलिटिकल एडवांटेज मिला, ये डिसएडवांटेज था, ये मिस्टेक थी, ये नहीं थी। तो उससे एक जो है वो चीजें होती हैं। तो ये साउथ एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में मूवमेंट है, नेपाल में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पाकिस्तान में आप देखते हैं, अफगानिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, इंपीरियलिस्ट वॉर्स हैं, और एक पूंजीवाद की जो एक एग्रेशन है पूरे इस रीजन में। तो उसमें हम आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर अगर एक डिस्कशंस का और एक प्लेटफॉर्म्स का ये जो एक प्रोग्राम्स का जो एक सिलसिला है इसको आगे बढ़ाते हैं और ये लोग मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो इसमें ओवरऑल वर्किंग क्लास को एक एडवांटेज होगा। और जो लड़ाइयाँ हैं रूलिंग क्लास की आपस में, जो डिवीजन्स है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव मार्क्सिस्ट आउटलुक ने लिया, उनको बहुत बहुत बधाई के। और डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो है, जो लाल सलाम के तमाम सारे कॉमरेड्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस करता हूँ कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, एक डिबेट को इनिशिएट किया है। और उसमें डेफिनेटली हम आपके आइडियाज भी सुनना चाहेंगे। पाकिस्तान के जो कॉमरेड्स हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि नेपाल में क्या हो रहा है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स के क्या इश्यूज हैं, वहाँ के यूथ के, वर्कर्स के क्या इश्यूज हैं। डेफिनेटली हम जब मीटिंग्स करेंगे, वी वुड लाइक कि आप आएँ और वहाँ पे नेपाल के जो लेफ्ट के या जो दूसरे इश्यूज हैं उसके ऊपर आप लोगों को, यहाँ पे पाकिस्तान को गाइड करें, बताएं, और एक सॉलिडारिटी के तरफ हम बढ़ें। और उसमें हम जिस तरह भी आप लोग हमें कहेंगे, हम मिलके जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, उर्दू में हम कहते हैं शुक्रिया बहुत बहुत, और थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दिस डिस्कशन एंड फॉर द टाइम। थैंक यू वेरी मच।